हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी बात एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में, जो हमारी यूनिट 7 का टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग। तो बेसिकली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन तीनों डोमेन से मिलकर बनी है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो आपके यूजीसी नेट, सी टेट, एट सभी जो टीचिंग एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसे पढ़िएगा और काफ़ी अच्छे से समझ आएगा आपको इस वीडियो के बाद। और एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया है नहीं आया है। और चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन से। सो इस ब्लूम टैक्सोनॉमी में अगर हम देखें, है ना, ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम देखें एक तरह से हायरार्कीज दी हुई है ना। तो वर्गीकरण किया हुआ है अकॉर्डिंग टू 3 लेवल्स, या फिर आप बोल सकते हो 3 तरह से आपकी जो लर्निंग है उसको क्लासिफाई किया है। किस बेसिस पे? एक तो अगर हम बात करें हेड, है ना, हेड, हर्ट और हैंड। अगर हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझें, हेड के बेसिस पे, हर्ट के बेसिस पे और हैंड के बेसिस पे, कि हमारी लर्निंग 3 तरह से विकसित होनी चाहिए। हम जो भी सीखते हैं, बच्चा जो भी सीखता है, उसको सबसे पहले तो उसकी जो हेड है या फिर माइंड है वो डेवलप होना चाहिए। साथ साथ में उसका हर्ट मतलब उसके इमोशंस भी डेवलप होने चाहिए किसी चीज़ के प्रति। और हैंड इन द सेंस कि वो लर्निंग बाय डूइंग या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस करके सीखे, है ना, खुद करके सीखे, जिसमें उसकी बॉडी का इस्तेमाल हो। तो ये तीनों चीज़ें ही डेवलप होनी चाहिए। कोई भी बच्चा जब लर्न करता है चीज़ों को, उसी चीज़ को इस ब्लूम टैक्सोनॉमी में दिया हुआ है। तो इसमें 3 तरह के कॉग्निटिव, 3 तरह के डोमेन्स हैं जिसके बारे में बात की है। हेड से रिलेटेड है कॉग्निटिव डोमेन, दैट इज नॉलेज बेस्ड, है ना, जो आपके माइंड से रिलेटेड है, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें। हर्ट से रिलेटेड है आपके अफेक्टिव डोमेन, जो कि भावात्मक पक्ष है, दैट इज एटीट्यूड बेस्ड, है ना। और साइकोमोटर डोमेन, दैट इज हैंड, जो आपकी एक्टिविटीज हैं, जो आपकी स्किल बेस्ड लर्निंग है, जिसमें आप एक्टिविटीज करते हो, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हो, हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हो कुछ करने में। सो वो साइकोमोटर डोमेन, दैट इज मनोपेशीय पक्ष, है ना। सो कॉग्निटिव डोमेन, दैट इज संज्ञानात्मक पक्ष, गिवन बाय एंडरसन एंड क्रथवोल, है ना। और अफेक्टिव डोमेन, अच्छा, एंडरसन एंड क्रथवोल ने इसे रिवाइज किया था, उससे पहले ये बेंजामिन ब्लूम्स ने दिया था। किसने दिया था? अभी हम पढ़ेंगे आगे, वैसे तो बेंजामिन ब्लूम ने। ओके, तो बेंजामिन ब्लूम ने दिया था सबसे पहले इसे, इसलिए इसका नाम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रखा गया। उसके बाद इसमें कुछ रिवीजन हुई जो एंडरसन और क्रैथवोल ने की। अफेक्टिव डोमेन क्रैथवोल ने दिया और साइकोमोटर डोमेन आर.एच. डेव ने दिया। ओके, तो ये तीनों ही डोमेन है रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लर्निंग एंड रिक्वायर्ड स्पेसिफिक असेसमेंट मेथड, कि आप कैसे इन चीजों को असेस कर सकते हो, इवेलुएट कैसे कर सकते हो, इनका मूल्यांकन कैसे कर सकते हो। वो सारी चीजें इस डोमेन में, या फिर इस आप बोल सकते हो हायरार्की में या टैक्सोनॉमी में, वर्गीकरण में दर्शाया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉग्निटिव डोमेन की, है ना। रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी के द्वारा भी करेंगे ना, जो 2001 में, 1956 में ये कॉग्निटिव डोमेन आया था, जो बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। ये रहे बेंजामिन ब्लूम, है ना। तो बेंजामिन ब्लूम ने दिया था 1956 में। उसके बाद इसे रिवाइज करा गया 2001 में, ओके, बाय द एंडरसन एंड क्रथवोल। So cognitive domains deals with the development of knowledge, comprehension and critical thinking, कि आपका माइंड कैसे, आपके माइंड का कैसे विकास हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, नॉलेज कैसे आप ग्रहण कर रहे हो, ज्ञान कैसे ग्रहण कर रहे हो, समझने की शक्ति कितनी है। तो वो सारी चीज़ों को, वो सारी चीज़ें आती हैं किसमें? कॉग्निटिव डोमेन में, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। सो असेसमेंट स्ट्रेटेजीज क्या बताई गई इसके लिए? यूज अ मिक्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि आप क्या करो, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट को मिक्स कर दो। मतलब मिक्स इन द सेंस कि दोनों चीजों को इंक्लूड करो आपके, मतलब बच्चों के करिकुलम में, है ना, बच्चों के करिकुलम में या फिर विकास में, उनके डेवलपमेंट पे। जैसे कि उनको क्विजेज और डिस्कशंस भी कराओ, ताकि उनकी जो इन बिटवीन नॉलेज है वो भी चेक होती रहे। और फिर समेटिव भी लो, कि उनकी फुल या ओवरऑल नॉलेज, जो लर्निंग आउटकम आपने डिसाइड किए थे एज अ टीचर, वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए, उसके लिए आप एग्जाम्स कराओ, रिसर्च पेपर्स और प्रोजेक्ट्स कराओ, टू टू इवेल्युएट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो बेसिकली हम बात करें तो बेंजामिन ब्लूम ने जो ये टैक्सोनॉमी दी थी, या फिर आप बोल सकते हो कॉग्निटिव डोमेन दिया था, इसमें इन्होंने 6 पार्ट्स को इंक्लूड किया है। 6 पार्ट्स को इंक्लूड किया था। उसके बाद इसको क्या कर दिया गया? रिवाइज कर दिया गया ब्लूम टैक्सोनॉमी को वर्ब्स में। पहले इसके अंदर जो अलग अलग एक्टिविटीज थी, है ना, वो नाउन बेस्ड थी, नाउन बेस्ड। फिर उसके बाद उसको किस में कर दिया गया?
उसको कर दिया गया वर्ब बेस में, जैसे रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग। ओके, उससे पहले नाउन बेस थी, नाउन थे इसमें, तो नॉलेज को क्या कर दिया गया, रिमेंबर कर दिया गया, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड कर दिया गया, एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया गया, एनालिसिस को एनालाइज कर दिया गया, और अगर हम बात करें सिंथेसिस को इन्होंने सबसे ऊपर रख लिया और सिंथेसिस को ऊपर रख लिया और इवेल्युएशन को नीचे ला दिया। ओके, तो ये कुछ चेंजेस हुए थे। अगर आपसे पूछ ले कि क्या चेंज हुए थे, तो 2001 में चेंज हुआ था और ये 1956 में ओरिजिनली बना था। ओके, और अगर हम बात करें इनको किस बेसिस पे बांटा गया, तो कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पे बांटा हुआ है ना। कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पे आपको दिखाया गया है कि ऊपर से नीचे तक हमारी जो संज्ञानात्मक विकास है वो कैसे होता है। सबसे पहले हम चीज़ों को याद करते हैं, नॉर्मल चीज़ें, जैसे हमने क्या पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया है ना, या फिर हमने कोई भी मैथ्स में आपने कोई भी फॉर्मूला आपने याद कर लिया, फॉर्मूला याद कर लिया। ओके, तो वो रिमेंबर हो गया। अंडरस्टैंडिंग, अब आप उसको समझोगे कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, फिर उसे अप्लाई करोगे किसमें, प्रॉब्लम में, जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें अप्लाई करके देखोगे, फिर आप उसको एनालाइज करोगे, उसका विश्लेषण करोगे, है ना, कि ये सारी चीजें क्यों हुई, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्यों है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए 2ab, है ना, क्यों है ये, फिर इवेलुएट करोगे उसे, है ना, उसका मूल्यांकन करोगे, एंड देन क्रिएट, मतलब फिर आप सिंथेसाइज करोगे कि सारी जो आपकी नॉलेज आपने गेन की है उसको आप सिंथेसाइज करोगे, आप क्रिएट करोगे, खुद का कुछ इनोवेट करोगे, है ना, खुद का कुछ इनोवेट करोगे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो आप दूसरा कोई पाथ या फिर दूसरा कोई वे भी ढूंढने की कोशिश करोगे अगर आप लास्ट लेवल तक पहुंच जाते हो, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। ओके, सबसे आसान रिमेंबरिंग होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग। इसको हम अभी आगे भी देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो रिमेंबरिंग दैट इज ज्ञान, है ना, तो इसका क्या मतलब है, रिकॉलिंग बेसिक फैक्ट, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। जैसे छोटे बच्चों को रिसाइट कराई जाती है पोयम, है ना, छोटे बच्चों को रिसाइट कराई जाती है पोयम, उनको ये बताया जाता है कि 1+1 2, है ना, 2 1 2, 2 2 4, ऐसे करके बताया जाता है, उनको रिसाइट करी जाती है, उनको या फिर याद कराई जाती है वो सारी चीजें। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए आपके, उसमें आप क्या कर सकते हो, जो 4 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है उसी में से आपको टिक करना है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्लैश कार्ड, तो एक तरह से ये सारी चीजें आपको याद कराई जाती है। अंडरस्टैंडिंग दैट इज समझ, तो इसमें क्या होता है, एक्सप्लेन करते हो अब आइडियाज को, समराइज करते हो, इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन, तो बच्चे अब क्या करने लग जाते हैं, जो भी उनके आइडियाज मन में आ रहे हैं, मतलब उनको 2 1 2 और 2 2 4 पता है, बट क्यों है ये 2 1 2, है ना, 2 2 4 क्यों है, उनको ये भी समझ आ गया कि 2 को हम 2 टाइम्स प्लस करेंगे तो 4 आएगा, इसलिए 2 2 4 है। ओके, तो उन्हें समझाना चीजों को, है ना, जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कराना, कॉन्सेप्ट मैपिंग, कि उन्हें नॉर्मल जो मैपिंग के द्वारा या फिर आप बोल सकते हो फ्लो चार्ट्स के द्वारा उन्हें समझाना चीजों के बारे में, समराइजेशन टास्क देना, कि आप कोई स्टोरी को या फिर किसी भी चीज को छोटे पॉइंट्स में या फिर शॉर्ट पैराग्राफ में लिख के दिखाओ। फिर अप्लाइंग, आप अप्लाई करना सिखाओगे या फिर बच्चे अप्लाई करना सीखेंगे, दैट इज अनुप्रयोग। यूज नॉलेज इन न्यू सिचुएशन, कि अब वो नई सिचुएशन में उस नॉलेज को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और प्लस माइनस करना सीख लिया, तो उसे वो रियल लाइफ में जाके अप्लाई करेंगे, शॉप्स पे जाके अप्लाई करेंगे, है ना, जो भी सामान वो खरीदने जाएंगे उसमें वो अप्लाई करेंगे, जैसे केस स्टडीज के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क देना है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कराना, मतलब रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन या फिर उन्हें चीजें दिखाना। फिर एनालाइज कराओगे, आप विश्लेषण कराओगे, मीन्स ब्रेक डाउन इन्फॉर्मेशन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अब ये देखोगे, अब सारी चीजों को जो भी आपके पास नॉलेज आपने ग्रहण की है, जो भी आपके पास ज्ञान है, उसको आप तोड़ोगे मरोड़ोगे, देखोगे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये क्यों है ऐसा, है ना, तो वो सारी चीजें आप करके देखोगे किसमें, एनालाइजिंग में, जैसे कि डेटा एनालिसिस करना, रिसर्च पेपर करना और कंपेयर एंड कंट्रास्ट एक्सरसाइज करना। ओके, फिर इवेल्युएटिंग, दैट इज मूल्यांकन, कि जज द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, कि आप जज करोगे, है ना, वैल्यू को उस क्राइटेरिया के बेस पे। अब आप ये देखोगे कि क्या ये इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है आपको, जो आपने नॉलेज अर्जित की है, क्या वो सही है ना। अब आप उसे क्या करने लग जाओगे, इवेल्युएट करोगे, मूल्यांकन करोगे उसका, देखोगे कि क्या वो सही है। आप मूल्यांकन क्यों करते हो, क्योंकि आपको ये देखना होता है कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ाया है, वो कैसा पढ़ाया है ना, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। तो बच्चे खुद की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए मूल्यांकन करेंगे, कि जज करेंगे इन्फॉर्मेशन को बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, कि जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उस बेसिस पे, मतलब प्रूफ के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे उसे इवेल्युएट करेंगे, जैसे ऐसे राइटिंग करना, डिबेट एंड डिस्कशन करना, या फिर पीयर असेसमेंट करना अपने दोस्तों के साथ।
फिर है क्रिएटिंग, दैट इज द लास्ट स्टेप, दैट इज संश्लेषण। उसमें आप क्या करोगे, अब खुद के कुछ आइडियाज डेवलप करोगे रिलेटिंग टू योर प्रीवियस नॉलेज। ओके, जो भी चीजें आपने ज्ञान अर्जित किया है, जो भी आपको प्रूफ के बेस पे एविडेंस वगैरह मिले हैं, है ना, इवेल्युएशन आपने किया है, तो उसके बेस पे अब आप क्या करोगे, अपनी खुद की नॉलेज का निर्माण करोगे। जैसे कि क्या होता है, आपने मैथ्स के लेक्चर लिए हो, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और बाकी जैसे एसएससी की, है ना, तो उसमें क्या होता है, वहां पे आप देखते हो जो मैथ्स के टीचर होते हैं आपको क्या समझाते हैं, नई नई ट्रिक्स समझाते हैं, न्यू ट्रिक्स। क्यों वो आपको उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही नहीं समझाते जो आपने 11th 12th तक पढ़ा है, नहीं पढ़ाते ना। वो क्या करते हैं, खुद की ट्रिक्स बनाते हैं, नई ट्रिक्स बनाते हैं, ताकि बच्चों को इजीली वो सारे कॉन्सेप्ट वो अपने टाइम में, टाइम लिमिट में कर सके उसे, है ना। तो वो किस वाले स्टेज पे, वो क्रिएटिंग वाले स्टेज पे, वो खुद का कुछ निर्माण कर रहे हैं, नए आइडियाज को, डिजाइन को इनोवेट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराना, क्रिएटिव राइटिंग या डिजाइनिंग मॉडल्स। ओके, तो ये सारे चीजें इसके एग्जांपल्स है। तो अगर आपके एग्जांपल्स आ जाएं कि ये किस में आएंगे, तो आप आसानी से बता सकते हो। ओके, तो इसके बाद आता है क्वेश्चन जो हिंदी में है, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र की वर्गीकी के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिगम परिणामी व्यवहार उच्च स्तरीय है। उच्च स्तरीय मतलब हायर ऑर्डर है। ओके, जो ऊपर लेवल पे, हमने कितने कितने पढ़े, हमने कितने स्किल्स पढ़े, तो हमने 6 स्किल्स पढ़े। 6 स्किल्स कौन कौन से पढ़े, रिमेंबरिंग, दैट इज रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण, है ना। तो ये सारी चीजें पढ़ी। अब इसमें हमें बताना है कि कौन से जो है, तीन आपको तीन बताने, यानी 3। ओके, यानी 3 इनमें से कौन से हैं जो हायर ऑर्डर है, जो सबसे ऊपर लेवल पे। विश्लेषण है, अनुप्रयोग है, अवबोध है, सृजन है, समीक्षात्मक चिंतन है, या फिर ज्ञान है। तो ज्ञान तो सबसे ऊपर ही था, है ना, और अवबोध भी नहीं आएगा। ओके, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, याद ही कर रहे हो। ओके, तो अनुप्रयोग भी नहीं आएगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विश्लेषण करना, है ना। विश्लेषण करना मतलब एनालिसिस करना, जो सबसे जो क्या है, ऊपर से नीचे है, जो थर्ड आप बोल सकते हो, ये है थर्ड, फोर्थ नंबर पे। ओके, फोर्थ नंबर पे। फिर आप सृजन कर रहे हो, समीक्षात्मक चिंतन कर रहे हो। ठीक है, तो यही था ना, यही था ना। ओके, तो फिर इसके बाद आता है हम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए डी और ई आंसर। उसके बाद आ जाते हैं अफेक्टिव डोमेन पे, दैट इज गिवन बाय क्रैथवोल, है ना, 1964 में। तो अफेक्टिव डोमेन फोकसेस ऑन इमोशंस, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इमोटिवेशन। तो अफेक्टिव डोमेन दैट इज भावात्मक आपका जो डोमेन है, वो उसमें क्या कहते हैं, आपके इमोशंस की, आप क्या कर रहे हो, माइंड के साथ साथ बच्चों के अंदर इमोशंस भी डेवलप कर रहे हो किसी चीज के प्रति, कि वो इमोशनली भी अटैच हो, उनको पता हो उन सब चीजों के बारे में। आपने बच्चों को ब्रदरहुड के बारे में समझा दिया, उनको याद करा दिया कि ब्रदरहुड क्या होता है, भाईचारा होता है जिसमें हम सब लोग मिलके साथ रहते हैं। अब उनके अंदर वो इमोशंस भी पैदा करना कि वो रियल में उसे अप्लाई कर सके अपनी लाइफ में, है ना, कि वो सच में अपने अंदर वो सारी एबिलिटीज लेकर आए। सो इट मीन्स हाउ लर्नर इंटरनलाइज वैल्यूज एंड रिस्पॉन्ड इमोशनली टू डिफरेंट सिचुएशन, कि अलग अलग सिचुएशन में वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है इमोशनली, वो ज्यादा गुस्सा तो नहीं कर रहा है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं है, वो सारी चीजें बच्चों को समझाना कि वो जैसी इमोशंस, जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को व्यक्त कर रहा है। उसके अंदर वो वैल्यूज को डालना, इंटरनलाइज करना, मतलब उसके अंदर वो आप बोल सकते हो उसके अंदर ग्रहण हो जाए बिल्कुल पूरी तरह से, है ना, कि अब उसे वो चीजें याद करने की जरूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली उन सब चीजों को समझ जाए। तो असेसमेंट स्ट्रेटेजी क्या है इसके लिए, यूज रिफ्लेक्टिव असेसमेंट लाइक जर्नल्स, कि बच्चों को क्या बोलो कि आप क्या करो, रिफ्लेक्टिव असेसमेंट करो, मतलब अपने लिए जर्नल्स बनाओ, मतलब अपनी डेली लाइफ जो भी आप करते हो, गलत एक्टिविटी या सही एक्टिविटी, डूज एंड डोंट्स जो आप करते हो, है ना, वो सारी चीजें आप समराइज करो, वो सारी चीजें आप कंपेयर करो कि आप अच्छी चीजें क्या करते हो लाइफ में, गंदी चीजें, बुरी चीजें क्या करते हो। तो उसके बेस पे अपने इमोशंस को और थोड़ा संभालो या फिर उनको और जागरूक करो। ओके, तो जर्नल, सेल्फ असेसमेंट के थ्रू, सर्वेज के थ्रू, पीयर रिव्यूज के थ्रू क्या कर सकते हैं, इमोशनल एंगेजमेंट को मेजर कर सकते हैं, और वैल्यू डेवलपमेंट को भी, कितनी उनके अंदर मूल्य पैदा हुए हैं, है ना, कितने उनके अंदर मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज है, वो सारी चीजें। सो लेवल क्या है इसके, 5 लेवल्स में है। अगर हमने दैट इज कॉग्निटिव डोमेन में बात की तो उसमें 6 लेवल थे, और इसमें कितने हैं, 5 लेवल्स। ओके, तो सबसे पहले कौन सा था, रिसीविंग, जो हम यहाँ से देखेंगे कि ये सबसे कम है। फिर उसके बाद नीचे आते जाते कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ओके,
कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, जटिल होते जाएंगे। सो रिसीविंग कि आप पहले क्या कर रहे हो, कोई भी आपको कुछ भी चीज समझा दे, जैसे ब्रदरहुड आपको समझा दिया ब्रदरहुड, तो आपको उसकी डेफिनेशन बता दी, आपने वो रिसीव कर ली। ओके, विलिंगनेस टू लिसन एंड पे अटेंशन, कि आप उस पर अटेंशन पे कर रहे हो, जैसे ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, मैम समझा रही हैं आपको, है ना। क्लासरूम पार्टिसिपेशन और लिसनिंग एक्टिविटीज के थ्रू आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, उसे ग्रहण कर रहे हो। फिर आप क्या करोगे, रिस्पोंड करोगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड रिएक्ट टू स्टिमुलाई, कि जो चीजें हो रही हैं क्लास में आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे और रिएक्ट करोगे। ओके, जैसे ग्रुप डिस्कशंस आप क्या करोगे, आपको ब्रदरहुड के बारे में समझा दिया तो आप भी पूछोगे कि क्या होता है ये, क्या हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन इन राइटिंग। ओके, फिर है वैल्यूइंग, कि आप उसको वैल्यू करोगे इन द सेंस कि आप उसमें असाइन वर्थ और वैल्यू टू आइडियाज एंड बिहेवियर, कि आप उसके प्रति कुछ चीजें शो करोगे कि आपने ब्रदरहुड के बारे में क्या सीख लिया, है ना। तो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस चीज को अपनाओगे कि हम सब क्या हैं, हम सब इक्वल हैं, है ना। कोई भी हमारे अंदर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो वो आप क्लास में रिप्रेजेंट करोगे ऐसे। रिफ्लेक्शन जर्नल, एथिकल डायलेमा, केस स्टडीज, पर्सुएसिव राइटिंग असाइनमेंट करके ये सारी चीजें कर सकते हो। आफ्टर दैट आप ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइज इन द सेंस की इंटीग्रेट वैल्यूज इनटू अ स्ट्रक्चर्ड बिलीफ सिस्टम, कि आप अपने अंदर उन वैल्यूज को ग्रहण कर लोगे, अब आपके अंदर वो आ जाएंगी, है ना। आप उस बिलीफ सिस्टम को, जो भी आपने सीखा है, उसको आप अपने अंदर सम्मिलित कर लोगे। तो इसमें क्या है, पर्सनल गोल सेटिंग, की अब आप ये देखोगे अपने गोल में कि आपको ब्रदरहुड की भी भावना लेकर चलनी है। सेल्फ असेसमेंट रूब्रिक्स करोगे, है ना, अपने अंदर चेकलिस्ट के थ्रू, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपने क्या सही किया है, क्या नहीं किया, अपने आप को मार्क करके, है ना, गुड या फिर वेरी गुड या फिर एक्सीलेंट के बेसिस पे, या फिर वेरी बैड के, तो आप ऐसे रूब्रिक क्रिएट कर सकते हो। और राइटिंग अ पर्सनल फिलोसफी, खुद की फिलोसफी लिखो कि आपने क्या क्या वैल्यूज, आपकी क्या क्या वैल्यूज है जिसके बारे में आप सोचते हो, कि आप गॉड को मानते हो, नहीं मानते हो, है ना। और आपके अंदर कौन सी एक्टिविटी, आप नॉन वायलेंस को फॉलो करते हो या नहीं करते हो। ओके, तो ये सारी चीजें। फिर है कैरेक्टराइजिंग, अब आपके अंदर वो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, आपने अर्जित कर लिया है पूरी तरह से, अब आपको उस चीज के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि आपको ब्रदरहुड के बारे में समझ भी आ गया था, अब रियल लाइफ में भी आप उसे अप्लाई करते हो। आप देखते हो ना, पर्सनल वैल्यूज बन गई हैं आप आपकी, जैसे आपके अंदर कुछ वैल्यूज होंगी, आपके अंदर कुछ इमोशंस होंगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर ब्रदरहुड के बारे में मैम ने समझाया, तो अब आपने क्या कर लिया, उसको अपने अंदर अर्जित कर लिया, अब आप के अंदर वो भावना आ गई है ना। सो लॉन्ग टर्म बिहेवियर ट्रैकिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट एंड पीयर एंड टीचिंग फीडबैक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये इसका असेसमेंट कर सकते हो। ओके, तो कंसिस्टेंटली एक्ट अकॉर्डिंग टू द पर्सनल वैल्यूज, अब आपके अंदर वो पर्सनल वैल्यूज बन गई है जैसे आपकी और वैल्यूज थी। ठीक है, फिर आ जाता है थर्ड वन इज द साइकोमोटर डोमेन, दैट इज गिवन बाय R.H. Dave इन 1970। सो साइकोमोटर डोमेन की बात करें तो इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन। तो साइकोमोटर मतलब आप किसका यूज कर रहे हो, हैंड का यूज कर रहे हो, या फिर अपनी बॉडी का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप, पहले आपने क्या किया, पहले आपने चीजों को कॉग्निटिवली समझा, मतलब दिमाग से समझा, फिर आपने अफेक्टिव वे में समझा, अफेक्टिव इन द सेंस की भावात्मक वे में, कि आपके अंदर वो विचार है, इमोशंस है, वो पैदा हुए। अब आप क्या समझ रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, हैंड का भी, मतलब अपने बॉडी का भी यूज कर रहे हो, रियल लाइफ में भी इसका यूज कर रहे हो, खुद करके देख रहे हो। ओके, तो मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट और फिजिकल कोऑर्डिनेशन का, तो इट फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, कि आप करके सीख रहे हो, उसको फोकस करते हैं एसेस लर्नर्स एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन एंड प्रिसीजन, कि कितने अच्छे ढंग से कोई व्यक्ति उस काम को करता है, कोई लर्नर उस काम को कर रहा है, किसी काम को, तो वो ये एसेस करती है। असेसमेंट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट लेके, जैसे आपके फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में आपको क्या कराया जाता है, आपको बुकिश नॉलेज भी दी जाती है, और क्या आप रियल में वो योगा आसन वगैरह कर सकते हो, है ना। आप कितनी फिजिकली फिट हो, उन चीज़ों को कितना अच्छे से कर सकते हो, सिमुलेशन करके, मतलब आपको एक्ट करके, जैसे टीचिंग में आपको क्या करेंगे, टीचिंग में आपको पहले क्या करेंगे, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे जहाँ पे बच्चे होंगे बट वो आपके पीयर्स ही होते हैं। ठीक है, फिर आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे कि ऐसा भी आप ऐसे भी आपको चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं, तो उसमें आप कैसे हैंडल करोगे, तो इस तरह से सिमुलेशन बना देंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप इस स्किल्स को डेवलप कर सकते हो या फिर एसेस कर सकते हो। सो इसमें कितने लेवल्स आते हैं, इसमें भी 5 लेवल आते हैं। तो टोटल हम बात करें 6 किस में थे, कॉग्निटिव में, 5 किस में थे, अफेक्टिव में, और 5 किस में है, साइकोमोटर में। तो टोटल हम बात करें 6 और 5 11 और 5 16 लेवल्स हैं। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे, जटिलताओं के बेस पे है।
तो पहले हम बात करते हैं इमिटेशन की। इमिटेशन जैसे छोटे बच्चे करते हैं, जो भी बड़ा करता है उसकी नकल उतारते हैं। रिपीटिंग इन एक्शन आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन की, वो देख के क्या करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, उसकी नकल उतारते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन ऑफ बेसिक स्किल की, जो टीचर ने कर दिया वही अब बच्चे भी करेंगे क्लास में, घर में, है ना। तो वो सारी चीजें, फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। फिर मैनिपुलेशन करते हो आप, परफॉर्मिंग टास्क विद गाइडेंस की। अब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ नकल ही नहीं उतार रहे हो, अब आप गाइडेंस के थ्रू, मतलब हेल्प के थ्रू उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हो। जैसे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करा दिए, स्पोर्ट्स स्किल ड्रिल्स करा दिए आपको। अब आप किसके साथ, किसी टीचर के साथ या फिर किसी गाइड के साथ आप उसको परफॉर्म करो कोई एक्टिविटी को। पहले आपने नकल उतारी, वो आपको पता नहीं कि वो सही है या गलत है, फिर आपने मैनिपुलेट किया, है ना। फिर आपने प्रिसीजन करना सीखा, मतलब आप उसमें सटीक या फिर बहुत अच्छे हो गए हो, है ना। परफॉर्मिंग टास्क विद एक्यूरेसी एंड कंट्रोल, कि अब आप किसी टास्क को बहुत एक्यूरेसी और कंट्रोल के साथ कर रहे हो। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो योगा का, ठीक है। योगा में कोई भी आसन है, जैसे सूर्य नमस्कार लगा लो, कि आपने पहले रामदेव बाबा को देखा टीवी में, आपने क्या करा, उनको देखकर इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया, नकल उतारी उनकी। अब जो टीवी में दिखता है उतने अच्छे से नहीं हो पाता, है ना। तो आप क्या करोगे, मैनिपुलेट करोगे, मतलब किसी गाइड के थ्रू किसी के पास जाओगे, किसी टीचर के पास जाओगे और बोलोगे हमें ये चीजें सिखाओ, है ना। तो वो आप गाइडेंस के थ्रू उसको टास्क को परफॉर्म कर रहे हो। अब आप क्या हो गए हो, अब आप कुछ दिनों में उसके मतलब आपको बहुत सारी चीजें अब आ गई हैं, आप एक्यूरेटली, मतलब बहुत आसानी से चीजें कर रहे हो, आपके अंदर कंट्रोल आ गया है। अब आप कंट्रोल, मतलब आप अच्छे से सूर्य नमस्कार कर पा रहे हो, है ना। टाइपिंग टेस्ट, जैसे कि डांस परफॉर्मेंस या फिर परफॉर्मिंग अ सर्जिकल प्रोसीजर, ये एग्जांपल्स हैं इसके। अब आर्टिकुलेशन, मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग मल्टीपल एक्शन स्मूथली, आपने अच्छे से करना सीख लिया, अब आप उसको बिल्कुल स्मूथली करे जा रहे हो, अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, मल्टीपल एक्शंस करे जा रहे हो, मतलब एक साथ बहुत सारे काम करे जा रहे हो। अब आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो, दूसरे आसन्स भी, दूसरी योगा भी और फिजिकल एक्टिविटीज भी कर सकते हो। ओके, टीम स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, रोबोटिक प्रोग्रामिंग, कुकिंग अ कॉम्प्लेक्स रेसिपी, ये सारी चीजें आप आर्टिकुलेट कर सकते हो, है ना। उसके बाद है नेचुरलाइजेशन। अब आप में वो आपके नेचर में ही वो इंक्लूड हो गया है ना। अब आप सूर्य नमस्कार इतने अच्छे से कर सकते हो कि कोई आपके सामने सीखना चाहे तो आप उसको सिखा दोगे, नेचुरली आ गया। अब आप कभी उस चीज को भूल ही नहीं सकते, तो आपके अंदर नेचर, वो आपका नेचर बन गया। ओके, परफॉर्मिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली विद एक्सपर्टीज, ओके, कि आप उसमें क्या हो गए हो, एक्सपर्ट हो गए हो। ओके, सो प्रोफेशनल लेवल परफॉर्मेंस, एडवांस एथलेटिक कंपटीशन और एक्सपर्ट क्राफ्टमैनशिप। जैसे आप ये जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा, है ना। अगर इमिटेट करना, मतलब उन्होंने कहीं से सीखा होगा, देखा होगा, उनको इमिटेट किया, फिर मैनिपुलेट किया, मतलब गाइडेंस ली उन्होंने, फिर उसके बाद थोड़े एक्यूरेसी उनकी इंक्रीज हुई और कंट्रोलिंग आ गया उनको भाला फेंकने में, है ना। फिर आर्टिकुलेशन किया कि अब वो बहुत सारे, जैसे भाग भी सकते हैं और लाइन को भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे अच्छा आसानी से फेंक रहे हैं भाला ना। और नेचुरलाइजेशन में अब वो उनका नेचर बन गया, अब उनकी एबिलिटी बन गई है। अब हम नीरज चोपड़ा को किस रूप में जानते हैं कि एक वो जैवलिन थ्रो करते हैं वो, है ना। तो उनके अंदर वो नेचर, मतलब अब वो एक्सपर्टीज के साथ उस चीज को कर रहे हैं, अब उनको ज्यादा ट्रेनिंग की या फिर किसी इंसान की जरूरत नहीं है, वो खुद उस चीज को कर सकते हैं, मतलब उनके अंदर वो सम्मिलित हो गया है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइकोमोटर डोमेन कैसे डेवलप होगा आपका किसी भी लर्निंग के थ्रू। तो बेसिकली हमने किसके बारे में पढ़ लिया, हमने पढ़ा असेसमेंट, है ना। हमने असेसमेंट के बारे में पढ़ लिया, किसका असेसमेंट, आपकी कोग्निटिव एबिलिटीज की। कोग्निटिव एबिलिटीज को कैसे आप असेस कर सकते हो, आपकी अफेक्टिव एबिलिटीज को, अफेक्टिव लेवल को, और आप बोल सकते हो नेक्स्ट वन इज साइकोमोटर। ओके, साइकोमोटर डोमेन को कैसे डेवलप कर सकते हो। तो बेसिकली हमने तीनों लेवल के बारे में बात की। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी जिसको इसको बोला जाता है, अगर हम इन तीनों को मिक्स करके बोलेंगे तो इसे ब्लूम टैक्सोनॉमी बोला जाता है, क्योंकि बेंजामिन ब्लूम ने ही पहले दिया था सबसे पहले, उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस हुए, फिर और भी ज़्यादा चीज़ें आई, जैसे अफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, तो वो सब बेंजामिन ब्लूम के नाम से ही बन गए। ओके, तो ये सारे जो लेवल्स है ये कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हैं। फर्स्ट बहुत नॉर्मल है, सेकंड उससे थोड़ा हार्ड है, फिर थर्ड बहुत उससे हार्ड है, तो ऐसे करके सबसे हार्ड जो लास्ट वाला है वो, है ना। तो वो सारी चीजें किस में आ गई आपकी डोमेन्स में, साइकोमोटर, अफेक्टिव और बेंजामिन ब्लूम में। कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रह गया हो अभी भी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की अब कि आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से, बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझाने की। और डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पे से भी जुड़ सकते हैं आप, वहाँ पे भी आप अपने कमेंट, अब वहाँ पे भी आप डीएम कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। और बाकी
चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके स्टूडेंट्स, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।